हेलो फ्रेंड्स। अब आज हम लोग देखते हैं ला शातिलिए का सिद्धांत। तो देखिए लीच लीटर्स प्रिंसिपल्स क्या है। तो देखिए यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है और यह सभी भौतिक और रासायनिक साम्यों पर लागू होता है। तो देखिए जब भी कोई निकाय साम्यावस्था में होती है तो साम्य को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं जैसे ताप, दाब और शांतता का जब हम परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया का जो साम्य होता है वो ऐसी दिशा में विस्थापित होता है जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या हो दूर हो सके, मतलब ख़त्म हो सके, कहिए आप समाप्त हो सके जो उसका प्रभाव। यही मतलब ला शातिलिए का सिद्धांत कहता है। देखिए अभिक्रिया की साम्य की स्थिति जो होती है ताप, दाब और शांतता के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाती है। तो ला शातिलिए के अनुसार ताप, दाब और शांतता के परिवर्तन से जो हमें निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं। तो देखिए हमें ये प्राप्त होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हम ताप बढ़ाते हैं किसी भी अभिक्रिया का तो जो अभिक्रिया की साम्य होती है ऐसी दिशा में विस्थापित होता है जिधर ऊष्मा का शोषण हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होगा ताप परिवर्तन का प्रभाव मतलब दूर हो सकेगा या ख़त्म हो सकेगा। जिधर ऊष्मा का शोषण होगा तो उधर ऐसी स्थिति में अभिक्रिया का साम्य विस्थापित हो जाता है। और जब हम दाब बढ़ाते हैं तो जो अभिक्रिया का साम्य होता है उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर आयतन में कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में दाब बढ़ने का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। अब यहाँ देखिए साम्यता जब हम उसका बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का साम्य ऐसी दिशा में स्थापित होगा जहाँ साम्यता परिवर्तन का प्रभाव दूर हो सके। अब हम यहाँ देखते हैं भौतिक साम्यों पर ला शातिलिए के सिद्धांत का अनुप्रयोग, मतलब भौतिक साम्य जहाँ फिजिकल इक्विलिब्रियम होती है तो वहाँ पे ला शातिलिए के नियम का अनुप्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए द्रव के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, मतलब जब कोई द्रव मतलब क्वथनांक पर हो तो उसमें दाब का प्रभाव उसका क्या होगा। जैसे द्रव कोई वस्तु द्रव पे वाष्प अवस्था में जब जाती है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, क्योंकि वो मतलब बहुत जगह मतलब कम जगह से अधिक जगह में वो स्प्रेड करने लगती है। जब द्रव रहता है तो वो किसी बर्तन रख दीजिए तो बर्तन में ही रहेगी, लेकिन जब गैस अवस्था में रहेगी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान करने लगती है, इसलिए इसका आयतन क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर आयतन में क्या होती है, कमी होती है, हम सबको पता है, अभी हमने आगे पढ़ा है। दाब बढ़ाने पर उपरोक्त अभिक्रिया का साम्य जो है पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है, जिससे दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखिए ठोस की गलनांक पर दाब का प्रभाव, मतलब जब कोई ठोस वस्तु द्रव में जाती है तो उसके दाब पर दाब का प्रभाव होगा। तो ठोस जब रहेगा तो कम आयतन रहेगा और द्रव में जाएगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, अधिक। तो देखिए दाब जब बढ़ाते हैं तो साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है, क्योंकि पश्चिम दिशा में आयतन में कमी हो रही है और अतः दाब बढ़ाने पर ठोस का गलनांक बढ़ जाएगा। देखिए बर्फ़ से जल में जा रहा है, मतलब अधिक आयतन बर्फ़ का यहाँ पे होगा, ठोस में है, और जब जल में जाएगा तो वो कम आयतन में कन्वर्ट होगा। तो ये देखिए जल में असामान्य प्रसार पाए जाने के कारण बर्फ़ का आयतन जल से अधिक होता है। इस कारण से दाब बढ़ाने पर साम्य जो है अग्र दिशा में स्थापित होगी, जिससे बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं गैसों की जल में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कोई वस्तु गैस अवस्था में है तो वो द्रव में जा रही है, तो देखिए गैस अवस्था में जिसका आयतन अधिक होगा, जब वो द्रव अवस्था में जाएगी तो कम आयतन। इस प्रकार से जब इसका हम दाब बढ़ाएंगे तो साम्य सदैव उस दिशा में स्थापित होगी जिधर आयतन में कमी हो रही है। तो आयतन में कमी द्रव में हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब जान रहे हैं कि लिक्विड का आयतन कम होगा, गैस का आयतन अधिक होगा। तो गैसों के जल आयतन कमी होती है, गैसों के जल में घुलने पर आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। इस कारण से दाब बढ़ाने पर गैसों की जल में विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम यहाँ देखते हैं ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या होता है। ताप बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण, मतलब जिधर ऊष्मा अवशोषित होगी उधर साम्य विस्थापित हो जाएगा। इससे पहला पॉइंट देखते हैं कि ठोस जो जल में घुलकर ऊष्मा का क्या करते हैं, अवशोषण, मतलब ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो ताप बढ़ाने पर उनकी जल में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, जैसे कि NO3 और CaNO3 का होल ट्वाइस आदि। अब यहाँ देखिए कि यहाँ एक बार मतलब जलीय इसको जल में घुलने पर NO3 का एक और सोल्यूशन, और यहाँ पे क्यों कैलोरी ऊष्मा में प्राप्त हो रही है। तो यहाँ देखिए पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम जल में घोलते थे ऊष्मा का शोषण करता, और इस कारण से ताप बढ़ाने पर KNO3 की जो जल में विलेयता क्या है, बढ़ती है। और वे ठोस पदार्थ जो जल में घुलकर ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, मतलब ऊष्मा को जो निकालते हैं, वो उनका ताप बढ़ाने पर जल में विलेयता घटती है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। यहाँ देखिए
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एक्वस जली विलियम में घोलें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस और हमें ये कैलोरी उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। इस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलने पर यह उष्मा का उत्सर्जन करता है। इस कारण से ताप बढ़ाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता क्या हो जाती है, घटती है। अब यहाँ रासायनिक साम्यों पर हम लास्टेलिए के सिद्धांतों का उपयोग देखेंगे। तो देखिए अमोनिया का संश्लेषण, तो जब हम यहाँ देखिए अमोनिया का संश्लेषण कर रहे हैं तो हमें डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो माइनस 22,400 किलो कैलोरी प्राप्त हो रही है। और इसी को हम देखिए दूसरे रूप में इस तरह से यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखे हैं, ये अलग है तो माइनस वाली ये डेल्टा एच की वैल्यू का जब सर्जन होती है उसमें ये माइनस में रहती है और यहाँ पे देखिए अलग लिखा गया पी प्लस यहाँ पे लिखा गया, तो मतलब ये इतना उत्सर्जन हो रहा है और ये अलग इसका मान निगेटिव रखा जाता है उत्सर्जन में। ताप परिवर्तन का प्रभाव, देखिए लास्टेलिए के सिद्धांत और जिस साम्यावस्था पर निकाय में ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का साम्य उस दिशा में स्थापित है जिधर उष्मा का क्या होगा, अवशोषण हो रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ताप वृद्धि का प्रभाव क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। और आपको पहले बताया गया कि लास्टेलिए का जो सिद्धांत है उस अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर उसका प्रभाव दूर हो सके। तो इसलिए ऐसा है कि इसमें उष्मा का अवशोषण इधर होगा, उधर ताप वृद्धि क्या हो जाएगी, प्रभाव निरस्त हो जाएगी। चूँकि अमोनिया के संश्लेषण की अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इस कारण से ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो साम्य है पश्चिम दिशा में विस्थापित होगा, जिससे अमोनिया का निर्माण क्या हो, कम हो। अब यहाँ देखते हैं ताप परिवर्तन का प्रभाव, मतलब ताप परिवर्तन जब कर दो क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन का वॉल्यूम 3, तो यहाँ दोनों मिलकर 4 वॉल्यूम है, लेकिन हमें यहाँ निर्माण कितना हो रहा है, 2 वॉल्यूम का NH3 हमें मतलब यहाँ पे हमें कम वॉल्यूम का निर्माण कम हो रहा है, कितना 2 गुना कम। तो यहाँ देखिए लास्टेलिक सिद्धांतानुसार साम्यावस्था पर निकाय में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर आयतन में कमी होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ताप वृद्धि का प्रभाव क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। चूँकि अमोनिया के निर्माण की अभिक्रिया में आयतन घटता है और इस कारण से दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होता है, जिससे अमोनिया अधिक निर्माण होता है। तो हम यहाँ देखते हैं सांद्रता परिवर्तन करते हैं, मतलब जब सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की साम्यावस्था उस समय विस्थापित किधर होती है। तो देखिए लास्टेलिए के सिद्धांतानुसार साम्यावस्था पर निकाय उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर सांद्रता की खपत अधिक हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में सांद्रता वृद्धि का प्रभाव क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। अमोनिया के निर्माण की जो अभिक्रिया होती है उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन की सांद्रता जब हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का साम्य दिशा में स्थापित होता है, जिससे अमोनिया की अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। अब यहाँ अमोनिया के निर्माण की अनुकूलतम दशाएं लिखी गई थी। तो अमोनिया के निर्माण की अनुकूलतम दशाएं निम्न है, क्या है उसमें निम्न ताप होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए और सांद्रता उच्च होना चाहिए, तब हमें अमोनिया के निर्माण में अधिक प्राप्त होगा। जैसा कि हमने अभी यहाँ देखा सांद्रता के परिवर्तन का प्रभाव, जब सांद्रता को वृद्धि करते हैं तो क्या हो जाता है, सांद्रता बढ़ाते हैं तो हमें अमोनिया अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। ताप निम्न होना चाहिए, दाब उच्च होना चाहिए और सांद्रता भी अधिक होनी चाहिए, तब हमें अमोनिया की मात्रा अधिक प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ रिलेशन है वियोजन की मात्रा तथा वाष्प घनत्व के मध्य संपर्क। इसलिए देखिए न्यूमेरिकल पूछ लेता है 2 नंबर का, ये आपको पता होना चाहिए कि वियोजन की मात्रा और वाष्प घनत्व के मध्य क्या संबंध है। तो देखिए वियोजन की मात्रा को मैंने यहाँ अल्फा से इंडिकेट किया, तो वियोजित अणुओं की संख्या बटे वियोजन के पूर्व लिए गए कुल अणुओं की संख्या। वियोजन की मात्रा तथा वाष्प घनत्व के मध्य संबंध को हम निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए अल्फा बराबर कैपिटल D माइनस स्मॉल d बटे स्मॉल d पोस्ट में n-1, वेयर अल्फा बराबर वियोजन की मात्रा, D बराबर सैद्धांतिक वाष्प घनत्व या वियोजन के पूर्व अणु का वाष्प घनत्व, और स्मॉल d जो है वियोजन के पश्चात अणु का वाष्प घनत्व, और स्मॉल n है जो वियोजन से प्राप्त अणुओं की संख्या है। और यहाँ देखिए वाष्प घनत्व बराबर अणुभार बटे 2 होता है। तो वाष्प घनत्व कैसे निकालेंगे, तो अणुभार बटे जिसका निकालना रहेगा उसका अणुभार बटे 2 करेंगे तो उसका वाष्प घनत्व हमें ये वियोजन की मात्रा अल्फा निकालने का तरीका, और ये अल्फा बराबर इतना होता है। वाष्प घनत्व और वियोजन की मात्रा के बीच में ये संबंध होता है, और ये इतना वाष्प घनत्व जो निकालेगा तो अणुभार बटे 2। तो आज यहीं तक, अगले दिन हम नया टॉपिक का अध्ययन करेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।